गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो वीडियो है बीएड सेकेंड ईयर के लिए है, विषय ज्ञान एवं पाठचर्या है और विषय है विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन यूनिट 3 के लिए है। ये इसमें 3 का दूसरा अध्याय है इसमें, और 2 यूनिट हम पहले ही दे चुके हैं, तीसरे का एक अध्याय दे चुके हैं, ये दूसरा है। इसमें इस यूनिट के अंदर 5 अध्याय हैं, इसमें दूसरा ये चल रहा है। अब हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो विद्यालय प्रबंधन है वो दो शब्दों के योग से बना है, विद्यालय और प्रबंधन। विद्यालय क्या है? विद्यालय एक शैक्षिक संस्था होती है, जबकि प्रबंधन से तात्पर्य संसाधनों से होता है, जिसके द्वारा किसी भी संस्था या संगठन को सुचारू रूप से चलाया जाता है। अब ये संस्था है वो शैक्षिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, समाज सेवी भी हो सकती है और किसी अन्य प्रकार की भी हो सकती है। तो इस प्रकार अगर देखते हैं तो विद्यालय प्रबंधन का तात्पर्य है विद्यालय की संचालन व्यवस्था से होता है, जिसका संबंध मुख्य रूप से विद्यालय की प्रबंध कमेटी है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उसके अन्य नेतृत्व में काम करने वाले अध्यापक हैं, अन्य कर्मचारी आदि होते हैं जो कि शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें भौतिक सामग्री भी सम्मिलित होती है, ये जिसकी कि विद्यालय में आवश्यकता होती है। विद्यालय की जो नेता है यानी प्रधानाध्यापक होता है, वो अपने साथी अध्यापकों की सहायता से ही विद्यालय में प्रतिदिन के कार्यक्रमों एवं क्रियाओं के संचालन के लिए तथा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासन का कार्य करता है और अपने प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करता है। इसीलिए विद्यालय इस प्रशासन भी कहा जाता है। विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था करते समय सभी संबंधित व्यक्तियों के विचारों एवं कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है, जिससे विद्यालय अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। और विद्यालय प्रबंधन प्रशासन के अंतर्गत मानवीय संसाधनों के साथ साथ भौतिक संसाधन होते हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया को सफल बनाना है। कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यालय जो प्रबंधन है वो 2 शब्दों के योग से बनता है, विद्यालय और प्रबंधन। विद्यालय एक शैक्षिक संस्था होती है, प्रबंधन से तात्पर्य संसाधनों से होता है, जिसके द्वारा कोई भी शैक्षिक संस्था या कोई भी अन्य संस्था चलाई जाती है। यहाँ पर हम जब विद्यालय की बात कर रहे हैं तो विद्यालय प्रबंधन का मतलब होता है कि विद्यालय की संचालन व्यवस्था, जिसको चलाने के लिए ये प्रबंध कमेटी, विद्यालय के प्रधानाचार्य और उनके अन्य साथी कर्मचारी और अध्यापक आदि सभी शामिल होती हैं। इसके साथ साथ भौतिक सामग्री भी शामिल होती है, जिसको जो प्रधानाध्यापक है अपने साथी अध्यापकों की मदद से चलाता है। इसीलिए इसको विद्यालय प्रशासन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रधानाध्यापक इसमें अपने प्रशासनिक कर्तव्यों को निर्वाह करता है। अब हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन के सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम देखेंगे विद्यालय प्रबंधन प्रशासन के सिद्धांत तो हमें मुख्य रूप से निम्नलिखित के सिद्धांत दिखाई देते हैं। जैसे विद्यालय के सभी शिक्षकों को स्कूल के उद्देश्यों एवं शिक्षा का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्यों के बिना स्कूल चलता नहीं है और ये जरूरी है कि सभी शिक्षकों को स्कूल के उद्देश्यों का और शिक्षा क्या है इसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है विद्यालय में उन्हीं कार्यक्रमों और क्रियाकलापों का संचालन ज्यादा मात्रा में करना चाहिए जो कि जिससे कि छात्र ज्यादा लाभान्वित हो सके, जो छात्रों के हित में हो। तीसरा है विद्यालय प्रशासन है वो ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि लचीला होना चाहिए और जो कि विविध विधियों को अपना सके, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों का चतुर्मुखी विकास कर सके। नेक्स्ट आता है कि विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में शिक्षक और छात्र दोनों को ही भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि विद्यालय के सफल संचालन के लिए शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और समुदाय के जो नेता होते हैं उनमें सहयोग उनका अनिवार्य रूप से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के विद्यालय आगे अच्छी प्रकार से प्रगति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है विद्यालय के कार्यक्रमों का जो नियोजन है यानी प्लानिंग है इस तरह से करनी चाहिए कि सभी शिक्षकों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो सके, यानी तालमेल स्थापित हो सके। नेक्स्ट शिक्षकों में कार्य का वितरण करते समय उनकी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों पर सतर्कता पूर्वक विचार करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर शिक्षक में एक समान रुचियां नहीं होती हैं, ना योग्यताएं होती हैं, ना क्षमताएं होती हैं। तो विद्यालय का कार्य करते समय इन बातों को भी ध्यान चाहिए, उनकी योग्यताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार ही उनको कार्य सौंपना चाहिए।
नेक्स्ट आता है विद्यालय की पाठचर्या विविधता लिए हुए होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, जिससे छात्रों की विभिन्न अभिक्षमताओं और व्यक्तियों और रुचियों को संतुष्ट किया जा सके, क्योंकि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का चतुर्मुखी विकास करना है। अब हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें विद्यालय प्रबंधन प्रशासन की प्रक्रिया के मुख्य तत्व बताए जाते हैं, जैसे योजना है, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, बजट, कर्मचारियों की नियुक्ति, स्टाफिंग, रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण, कंट्रोलिंग, निर्देशन, डायरेक्शन और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ये जो 9 पॉइंट हैं, ये विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन की प्रक्रिया के मुख्य तत्व माने जाते हैं। अब हम आगे इनको एक एक करके देखेंगे। पहला है प्लानिंग यानी कि योजना। कोई भी कुशल प्रशासन है तब है उसकी धुरी योजना को ही माना जाता है। अगर योजना अच्छी तरह से बनाई जाए तो उससे संबंधित है हमें छोटे छोटे कार्यों की भी एक रूपरेखा बनानी पड़ती है, और इस तरह से वो योजना है वो ठीक प्रकार से अगर बनी हुई होती है तो सफलता की उम्मीद भी बढ़ जाती है। तो योजना का जो निर्माण है वो करने वाले व्यक्ति में भी कुछ गुण होने चाहिए, जैसे उसमें हिम्मत हो, साहस हो, धैर्य हो और अनुभव भी होना चाहिए, क्योंकि योजना क्या है? एक बौद्धिक प्रकार की प्रक्रिया है, एक बौद्धिक क्रिया है, इसलिए इसको बनाते समय पूर्ण ज्ञान और अंतर्दृष्टि का होना बहुत आवश्यक माना जाता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर योजना बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला आता है योजना का लक्ष्य है स्पष्ट होना चाहिए। जो भी योजना बना रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि उसका फोकस क्या है, गोल क्या है। दूसरा है उद्देश्य निर्धारण के पश्चात उसकी प्राप्ति हेतु कार्यों की रूपरेखा की विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए। कोई भी योजना बना ली उसके बाद में जरूरी है कि उससे उस योजना में जो गोल है उसको हासिल करने के लिए छोटे छोटे कार्यों की एक रूपरेखा की विस्तृत सूची तैयार की जाए। तीसरा है कौन सा कार्य किस विधि से और किस तकनीक से करना है, ये भी पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है योजना के क्रियान्वयन के लिए सहायक सामग्री जो भी इस उपयोग में लाई जा रही है उसका चुनाव और वर्गीकरण भी एक पहले से ही करके रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे, पहला हमारा क्या था? योजना था। अब हम दूसरा हमारा पॉइंट है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन एक प्रकार से क्या है? काम करने की एक मशीन होती है जिसका निर्माण विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं, विचारों, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों, सिद्धांतों यह भी सबके सहयोग से होता है, क्योंकि संगठन के अभाव में विद्यालय की जितनी भी चीजें होती हैं वो किसी प्रकार से व्यवस्थित नहीं रह सकती हैं, अव्यवस्थित हो जाती हैं, जिससे कि समय और शक्ति दोनों का ही अपव्यय होता है। संगठन में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं मानी जाती हैं, एक तो मानवीय और दूसरी क्या है? भौतिक। अब मानवीय व्यवस्थाओं में क्या क्या आ जाता है? शिक्षक है, छात्र है, कक्षाएं हैं, जो समितियां हैं बनाई जाती हैं, जैसे कि अनुशासन समिति बनाई जाती है, प्रवेश समिति बनाई जाती है, ये सारी जो समितियां बनाई जाती हैं, कर्मचारी वर्ग होता है, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, ये सब मानवीय व्यवस्थाएं हैं जिनका की सही प्रकार से संगठन होना आवश्यक होता है। उसी प्रकार के भौतिक चीजें जैसे विद्यालय की इमारत है, फर्नीचर है, पुस्तकालय है, अन्य सामग्री है, इनका भी यानी कि कहने का तात्पर्य यह है इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से ही विद्यालय को व्यवस्थित किया जा सकता है और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बजट। किसी भी विद्यालय को प्रगत करने के लिए अत्याधुनिक विधियों को अपनाना पड़ता है, अन्यथा जो संस्था के छात्र हैं दूसरे संस्था के छात्रों से पिछड़ जाते हैं, और अत्याधुनिक जो शिक्षण विधियां हैं उनके लिए आधुनिक सुविधाओं को भी की आवश्यकता होती है, और आधुनिक सुविधाओं को पाने के लिए हमें आय की आवश्यकता होती है। तो विद्यालय का जो मुखिया है उसका एक दायित्व होता है कि वे आय प्राप्ति के लिए केवल फीस पर ही निर्भर ना रहे, बल्कि साथ साथ में नवीन साधन भी एकत्रित करें और वो सभी प्रकार के अवयवों पर अपने नियंत्रण बनाए रखे और अच्छा बजट प्रस्तुत करे, जो कि जिससे कि संस्था का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और संस्था है वो उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। नेक्स्ट आता है कर्मचारियों की नियुक्ति यानी स्टाफिंग। तो किसी भी विद्यालय संस्था के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो संस्था के स्टाफ और छात्र होते हैं। संस्था मुख्य रूप से इन्हीं दोनों पर आधारित होती है, इसलिए विद्यालय के स्टाफ की नियुक्ति विद्यालय एवं छात्रों की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। आवश्यकता से मतलब यह है कि अगर विद्यालय में विज्ञान का और गणित का शिक्षक नहीं है तो हमें उसका शिक्षक रखना चाहिए, और किसी विषय के अगर कई शिक्षक हैं तो उसमें उन शिक्षकों की भर्ती नहीं चलनी चाहिए, जिस
चीज़ों में हमारे पास कुछ मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं, तो उसमें हमें नहीं ना करके छात्रों की अवस्थाओं को भी ध्यान में रखकर है वो स्टाफिंग करनी चाहिए। संस्था की जो मुखिया है उसको अपनी संस्था के लिए योग्य और अच्छे स्टाफ का चुनाव भी करना चाहिए तथा विभिन्न कार्यों का विभाजन उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार ही करना चाहिए। अब आता है कि 5वां रिकॉर्ड में रिपोर्ट। किसी भी जो विद्यालय संस्था है बहुत से उसमें काम होते हैं, इन सभी कामों का है वो लेखा जोखा रखना भी आवश्यक होता है। अभी जो संस्था का मुखिया है उसका दायित्व होता है कि इन कार्यों के लिए एक रजिस्टर बनवाए, उनमें प्रतिदिन के जो कार्य हैं उनका रिकॉर्ड रखे और उनसे गंभीरता से जांच करे, क्योंकि वर्ष के अंत में रिपोर्ट भी देनी पड़ती है लिखित में, इसलिए उसे अपने मस्तिष्क में इन सभी कामों का एक खाका बना लेना चाहिए और जिससे कि रिपोर्ट बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। नेक्स्ट आता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय या तालमेल का अर्थ होता है संगठन से संबंधित सभी कार्यों का तत्वों का आपस में संबंध स्थापित करना है। यदि इन तत्वों में समन्वय की कमी रहती है तो कई प्रकार की समस्याएं हैं संस्था में उत्पन्न हो जाती हैं। इससे समय और श्रम दोनों ही है वो नष्ट हो जाती हैं, अपव्यय होता है इनका। आज के विद्यालय कार्य प्रणाली है उसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि विद्यालय की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनमें आपस में समन्वय का अभाव है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या है कि विद्यालय की व्यवस्था सही प्रकार से नहीं होती है। अतः मुखिया को सभी प्रकार की जो विद्यालय क्रियाएं हैं उनको सुनियोजित करके उनमें उचित समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आता है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। विद्यालय के संपूर्ण कार्यों, पाठ्य वस्तु का चुनाव, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, समय सारणी, अर्थव्यवस्था, बजट आदि सभी को नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण के माध्यम से ही किसी कार्य के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए नियंत्रण प्रगति को सुनिश्चित करता है और योजनाओं के क्रियान्वयन को आधार प्रदान करता है। अतः यह आवश्यक है प्रशासनिक प्रक्रिया में नियंत्रण रखा जाए जिससे कि विद्यालय को आगे इसके उचित विकास किया जा सके। नेक्स्ट आता है निर्देशन यानी डायरेक्शन। विद्यालय का एक महत्वपूर्ण तथ्य दिशा निर्देशन भी है। उचित नेतृत्व और दिशा निर्देशन के अभाव में योजना और संगठन के मार्ग से लोग भटक जाते हैं। इस प्रकार विद्यालय प्रबंधन में दिशा निर्देशन की भी आवश्यकता कई स्थानों पर होती है, क्योंकि कई बार कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, उन निर्णयों की घोषणा करनी पड़ती है, उन्हें व्यवहारिक रूप देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये कहा जो संचालन है एक बहुत जटिल प्रक्रिया बन जाती है जिसमें सूझबूझ, ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता कई चीज़ों का होना आवश्यक होता है। तो निर्देशन है वो भी विद्यालय का महत्वपूर्ण तथ्य होता है। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन। प्रबंधन प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है मूल्यांकन है। किसी कार्य को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके परिणामों का मूल्यांकन उसी प्रकार से ना किया गया हो। मूल्यांकन से ज्ञात हो जाता है कि हमने अपनी जो उद्देश्य प्राप्त विद्यालय के रखे थे उनको कहाँ तक पूरा कर लिया है और यदि हमें सफलता नहीं मिली है तो किन कारणों से नहीं मिली है। धन्यवाद।